भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य एक नवयुग का क्रमबद्ध प्रारंभ करता है। मौर्य साम्राज्य के उदय के पूर्व भारत असंख्य छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। मौर्यों ने एक केंद्रीभूत शासन व्यवस्था स्थापित की, जो आज भी समयानुकूल परिवर्तनों के साथ विद्यमान है। इस वंश के प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक का नाम उल्लेखनीय है। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। डॉक्टर रमाकांत त्रिपाठी के मतानुसार सिकंदर के चले जाने के उपरांत भारत के राजनीतिक गगनमंडल में एक नया सितारा निकला, जिसने अपने प्रकाश से अन्य सभी को अंधकार में डाल दिया। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईस्वी पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था, जो शाक्यों के एक शाखा थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर समस्त भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य पश्चिम से हिंदुकुश पर्वत से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय से दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत थी। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानने का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य एक विशाल तथा संगठित केंद्रीय भूल साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। पहला विजय पंजाब पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी विजय पंजाब से आरंभ की। पंजाब को अपने अधिकार में करने के उपरांत सिकंदर भारत में चला आया। उनकी मृत्यु के उपरांत भारतीयों ने यवनों के विरुद्ध विप्लव आरंभ कर दिया। इनमें यूनानियों को पंजाब से बाहर निष्कासित करना प्रारंभ किया। 316 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त संपूर्ण पंजाब पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिए। पंजाब के बाद से मगध पर विजय, मगध राज्य पर विजय। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों का विनाश कर मगध साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पूर्व की ओर प्रारंभ कर दिया। नंद राजा घनानंद युद्ध में मारा गया। चाणक्य ने 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर बैठा दिया। मलय केतु के विरुद्ध के विद्रोह का दमन। मगध पर विजय प्राप्त करने के पूर्व ही चंद्रगुप्त मौर्य प्रवर्तक के साथ मैत्री कर ली, जो हिमालय पर्वत के कुछ जिलों में शासन कर रहा था। मगध पर जिस समय चंद्रगुप्त को विजय प्राप्त हुई, उसके बाद वह प्रवर्तक की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र मलय केतु राजा हुआ। मुद्रा राक्षस नाटक से हमें पता चलता है कि मलय केतु के नंद राज्य के मंत्री राक्षस
तथा 5 अन्य सामंतों के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री चाणक्य ने अपनी कूटनीति द्वारा विपक्षियों के फूट उत्पन्न कर दी। मलयकेतु के ने विनाश होकर चंद्रगुप्त मौर्य के अधीनता का स्वीकार कर लिया। दक्षिण भारत पर विजय। उत्तराधिक उ, उ, उत्तरी भारत उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त करने के उपरांत चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर भी अपना विजय पताका फहराने का साहस किया। महाक्षपद रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेखों से पता चलता है कि सौराष्ट्र पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। संवत 303 ईसा पूर्व में मालवा उनके उत्तराधिकारी में आया था और पुष्यगुप्त वैश्य राष्ट्रीय वहां के प्रबंध के लिए नियुक्त किया गया था, जिसके सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इनसे यह निश्चित हो कि मालवा तथा काठियावाड़ उनके राज्य के अंतर्गत थे। सेल्यूकस के साथ संघर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के भी साथ संघर्ष किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम संघर्ष सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के साथ हुआ, जो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में सेल्यूकस के विफलता का आलिंगन करना पड़ा और जयलक्ष्मी चंद्रगुप्त को ही प्राप्त हुई। अतः सेल्यूकस संधि करने के लिए विवश हो गया। इस संधि में 4 शर्तें थीं। पहला, वर्तमान अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का संपूर्ण प्रदेश जो खैबर दर्रे से हिंदुकुश पर्वत तक फैला था, वो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दे दिया। दूसरा, सेल्यूकस ने अपने कन्या का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। तीसरा, चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार के रूप में सेल्यूकस को भेंट किया। दूत विनिमय हुआ, जिसके फलस्वरूप यूनानी राजदूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में आया। चंद्रगुप्त मौर्य की इस विजय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त की साम्राज्य की एक निश्चित वैज्ञानिक सीमा निर्धारित हो गई, क्योंकि साम्राज्य का विस्तार अब हिंदुकुश पर्वत तक हो गया। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा नगर है। यह गंगा एवं सोन नदियों के तट पर बसा है। यह नगर 9.5 मील लंबी तथा 2.25 मील चौड़ी है। इसमें लिखा है कि चंद्रगुप्त के राजभवन पाटलिपुत्र नगर में बने थे। राजभवनों के चारों ओर सुंदर उद्यान तथा सरोवर थे। पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था के बारे में लिखा है कि नगर का प्रबंध 30 सभासदों
की एक समिति द्वारा होता था। यह समिति 6 उप समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक समितियों में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति अलग-अलग कार्य करती थी। पहली समिति कला कौशल का, दूसरा विदेशियों का देखभाल, तीसरा जन्म मरण का हिसाब, चौथा व्यापार का प्रबंध, पांचवा व्यापारियों के वस्तुओं के क्रय विक्रय और छठवां कर और अथवा चुंगी वसूलती थी। सामूहिक रूप से नगर की समितियों के सदस्य नगर की सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे। मौर्य प्रशासन चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता साम्राज्य स्थापित होने के साथ-साथ एक अत्यंत कुशल शासक भी थे। उनके शासन की जानकारी हेतु 2 प्रमुख साधन हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दूसरा यूनानी लेखकों का विवरण। अर्थशास्त्र राजनीतिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक अमूल्य ग्रंथ है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका का भी बहुत बड़ा महत्व है। यद्यपि यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, परंतु जिन यूनानियों लेखकों ने इस पुस्तक के आधार पर अन्य ग्रंथों की रचना की है, उनकी रचनाओं से पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। केंद्रीय शासन चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त के शासन व्यवस्था एक तांत्रिक थी, जिसमें सम्राट की महत्वपूर्ण शासन का प्रधान था। राज्य में उसी का अनुशासन एवं नियंत्रण रहता था तथा राजा प्रजा को अपनी संतान समझता था और उनके सुख दुख के लिए उत्तरदायी समझा जाता था। इसके लिए उसे कानून निर्माण, शासन, अन्न तथा सेना की सुव्यवस्था करनी पड़ती थी। शासन के कार्यों में राजा की सहायता के लिए मंत्री होते थे। 5 प्रमुख विषयों पर मंत्रियों का सलाह लेना था। देश रक्षा तथा विदेश से संबंधित, राज्य की आय के साधन, किसी कार्य का समय तथा स्थान पर निर्धारण, आकस्मिक आपत्तियों के लिए व्यवस्था करना, कार्य सिद्धि, शासन सुचारू रीति से चलना। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासक कई विभागों में विभक्त था, जिन्हें तीर्थ कहते थे। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था, जो आत्मय कहलाता था। इसका कार्य कर वसूलना था। सेना का संचालन सम्राट स्वयं करता था। सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी सेनापति होता था। चंद्रगुप्त की सेना चतुरंगिणी थी, जिसमें हाथी, घोड़ा, रथ तथा पैदल सैनिक सम्मिलित थे। इनके पास एक जल सेना भी थी। सेना का प्रबंध एक मंडल करता था। इस मंडल में कुल 30 सदस्य होते थे। आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का भी व्यवस्था था। इसके अलावा गुप्तचरों की भी व्यवस्था थी। ये लोग राज्य के कर्मचारियों
के कार्यों का निरीक्षण करते और लोगों के विचारों को सम्राट को अवगत कराते थे। चंद्रगुप्त के शासनकाल में न्याय बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सम्राट स्वयं सबसे बड़ा न्यायाधीश था। नगरों में न्यायाधीश व्यवहारिक महामात्र और जनपदों में के नागरिक राजू कहलाते थे। दीवानी अदालतों को धर्मस्थ और फौजदारी अदालतों को कंटक शोधन कहा जाता था। दंड विधान अत्यंत कठोर था। अपराध में गंभीरता के अनुसार धिक्कार, बांधन, अंगभंग, निर्वासन अथवा मृत्युदंड दिया जाता था। चंद्रगुप्त ने अपनी प्रजा के हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जिससे यातायात की सुविधाओं के लिए मार्गों का निर्माण कराया, उससे सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की, सिंचाई की सुविधा के लिए झीलों तथा सरोवरों का निर्माण कराया। उसने अनेक चिकित्सालय खुलवाए, शिक्षा की समुचित व्यवस्था उनके अपने साम्राज्य में की। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन अत्यंत सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित था, अतः सेना तथा शासन पर उसे अधिक धन व्यय करना पड़ता था। गांव से धन प्राप्त करने के दो साधन थे, पहला भाग तथा दूसरा बलि। जो भूमि की उपज का छठा भाग भूमिकर एकत्र करने वाले पदाधिकारी अग्रम कहलाते थे। दार्शनिकों, विद्वानों, वृद्धों, रोगियों, आपदाग्रस्तों, अपाहिजों की सहायता राजकीय कोष से की जाती थी। अब प्रांतीय शासन। चंद्रगुप्त का शासन अत्यंत विशाल था, अतएव शासन की सुविधा के लिए उनके साम्राज्य को कई भागों में प्रांतों विभक्त कर दिया था। प्रत्येक प्रांत कई आहारों तथा विषयों में विभक्त था। प्रांतों के प्रबंध सम्राट अपने महापौत्रों की सहायता से स्वयं करता था। दूरस्थ प्रांतों के लिए राजकुमारों की नियुक्ति किया जाता था। स्थानीय शासन। गांव का शासन तथा न्याय ग्रामिक किया करता था। ग्रामिक के ऊपर गोप होता था, जिसके नियंत्रण में 5 से 10 गांव हुआ करते थे। गांव का प्रबंध अत्यंत संतोषजनक था। नगर का प्रधान प्रबंधक नगराध्यक्ष कहलाता था। नगर के प्रबंध के लिए 6 समितियां होती थीं। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। पहली समिति शिल्पकला समिति। इस विभाग के सदस्य शिल्प तथा उद्योग धंधों का निरीक्षण तथा प्रबंध करते थे। दूसरा, विदेशी यात्री समिति। इसका कर्तव्य विदेशियों को हर प्रकार की सुविधा देना था। तीसरा, जनगणना समिति। यह समिति जनमरण का हिसाब रखती थी। उद्योग समिति। यह समिति कारखानों में बनी वस्तुओं का देखभाल करती थी।
कर समिति। यह समिति विक्रय की हुई वस्तुओं का मूल्य का दशमांश कर के रूप में वसूली करती थी। वाणिज्य समिति नाप तौल का निरीक्षण करना, विक्रय की वस्तुओं का भाव निश्चित करना, माप का समुचित प्रबंध करना इस विभाग का कर्तव्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार अमित्रघात जो 300 से 272 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का राजा बना। बिंदुसार इतिहास में अमित्रघात शत्रुओं पर संहारक के नाम से भी विख्यात था। बिंदुसार ने अपने पिता के साम्राज्य की सुरक्षा की, जिसने विद्रोहियों को दबाया और विदेशी शासकों के साथ मित्रता कर संबंध बनाया। बिंदुसार एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। संभवतः इनकी इस प्रवृत्ति का प्रभाव अशोक पर पड़ा। अशोक 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व अशोक की गणना भारत में नहीं अपितु विश्व के महानतम शासकों में होती है। संभवतः यह विश्व का प्रथम शासक था जिसने साम्राज्यवाद नीति का त्याग कर पूजा को अपनी संतान के सामान समझा। धर्म के साथ साथ प्रशासनिक मामलों में भी अशोक की गहरी अभिरुचि थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। अतः जब अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक बने तो उसने कश्मीर पर विजय कर कश्मीर घाटी से श्रीनगर स्थापित की। अशोक की कश्मीर विजय की पुष्टि कल्हड़ राजतरंगिणी से होती है। अशोक के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्ध कलिंग विजय थी। इस युद्ध में अशोक को चंडाशोक से धर्माशोक में परिवर्तित कर दिया। अपने शासनकाल में 13वें वर्ष में अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया था। कलिंग उस समय का एक शक्तिशाली राजा था। कलिंग के पास एक विशाल सेना थी। मगध के लिए अपने पड़ोस में से शक्तिशाली राज्य का होना मगध की अस्तित्व के लिए घातक था। अतः अशोक ने कलिंग की स्वतंत्रता को समाप्त कर देने का निश्चय किया। कलिंग युद्ध में घायलों की संख्या लगभग 2,50,000 से अधिक तथा 1,500 व्यक्ति इस युद्ध में कैदी किए गए। कलिंग युद्ध के परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण थे। युद्ध में हुई भीषण रक्तपात, घायलों आदि को देखकर अशोक ने अहिंसा की नीति अपना ली तथा सदैव के लिए युद्ध करना छोड़ दिया।
अशोक की इस नीति का एक परिणाम यह भी हुआ कि इन्होंने शनय शनय मगध साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया। दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रचार द्वारा भारतीय संस्कृति का प्रचार विदेशों में हुआ। धर्म नीति अशोक का धम्म विश्व इतिहास में अशोक इसलिए महान नहीं है कि वह चक्रवर्ती साम्राज्य था, बल्कि उनकी मानव की नैतिक उन्नति के लिए जीवन पर्यंत प्रयास किया। सत्य, अहिंसा और जीवन के कल्याण को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा माना। कलिंग युद्ध के पश्चात उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने अपना सारा ध्यान मानव कल्याण हेतु लगा दिया। इसके लिए उसने जिस जिस नियमों एवं सिद्धांतों का विकास और प्रसार किया, वे इतिहास में धम्म के नाम से जाने जाते हैं। यद्यपि इतिहासकार अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी मानते हैं, तत्पश्चात अशोक का धर्म कोई संकीर्ण एवं सांप्रदायिक धर्म नहीं था। उसने मानव जीवन को सुखी एवं पवित्र बनाने के उद्देश्य से कुछ अतिरिक्त गुणों एवं आचरण पर विद्यमान किया। अशोक के धम्म के परिवर्तन अनेक बातें सम्मिलित थीं। माता पिता, गुरुजनों तथा वृद्धों की सेवा एवं आदर सम्मान।